नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा जाता है। टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होने लगती है। या तो वो इसका क्वेश्चन लगा नहीं पाते या फिर लगाते वक्त ऐसी गलती कर देते हैं जो वो ढूंढ नहीं पाते। और इन सब का रीजन ये है क्योंकि उनको इसका सिस्टमेटिक तरीका नहीं पता है और उनको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है जिससे वो ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से लगा पाएं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये 6 नंबर ना छूटने पाए और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओ और इसका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लगा पाओ, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिएगा। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी गारंटी है कि वीडियो के खत्म होते होते आप इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपको किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे। तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है। हमारा आज का जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत जगहों पे ऑपरेशन की जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया। इसका यूज करके आपसे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें आपको किसी दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है। इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। इनवर्स कैसे निकालते हैं इसको समझने के लिए मुझे इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिस पर हम वर्क करके इनवर्स निकालते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास मैट्रिक्स में वर्क करने के लिए कुल 6 ऑप्शन हैं। उन्हीं 6 काम को करके हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से इनवर्स निकाल लेते हैं। उन 6 कामों में से 3 काम मुझे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाना होता है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पंक्तियों के ऊपर मुझे 3 ऑपरेशन लगाने होते हैं और बचे हुए 3 ऑपरेशन कॉलम यानी स्तंभों पर लगाने होते हैं। इन ऑपरेशंस को यूज करते ही मुझे मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता है। वो ऑपरेशंस हैं कौन कौन से? हमारा पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की मैं 2 पंक्तियों या फिर 2 कॉलम यानी कि 2 स्तंभों को आपस में बदल सकता हूं। इससे क्वेश्चन के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन रो में लगाने के लिए और एक कंडीशन कॉलम में लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट कर लूं कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसकी किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं। सपोज करिए मैंने फर्स्ट रो को इंटरचेंज करना है सेकेंड रो से, तो इंटरचेंज के लिए हमेशा इस तरीके से साइन लगाएंगे और जो मैं लिखूंगा वही मुझे करना होगा। यानी मैंने R1 इंटरचेंज विथ R2 लिखा है तो मुझे R1, अब R1 का मतलब इसकी फर्स्ट रो यानी ये वाली लाइन हमारी R1 है और R2 का मतलब इसकी सेकेंड रो, ये वाली लाइन R2 है। मुझे इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है तो फिर मुझे क्या मिलेगा? यहां पे जो मुझे अब ये मैट्रिक्स ए मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये 2 5 8 R1 की जगह पे आ जाएगा और 1 4 7 R2 की जगह पे आ जाएगा। लेकिन जो ये 3 6 9 है वो जहां पे था वहीं पे रह जाएगा। इसी तरीके से मैं R2 और R3 में इंटरचेंज लगा सकता हूं। ये क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में मुझे किसको रिप्लेस करने की जरूरत है, पर यह भी गारंटी नहीं कि नहीं आपको लगाना ही लगाना है। अगर उसकी जरूरत हो
तो हम लगाएंगे, नहीं जरूरत हो तो हम उसको नहीं लगाएंगे। कब इसको लगाना है और कब नहीं लगाना है, इसको हम लोग जब अभी क्वेश्चन लगा करके एग्जाम्पल समझेंगे तब क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल इसी तरीके से हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर भी देख लेते हैं। सपोज करिए मुझे इसी में से कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करना है, तो कॉलम 1 का मतलब ये वाली लाइन कॉलम फर्स्ट है और ये वाली लाइन कॉलम सेकंड है। तो अगर मुझे इसको इंटरचेंज करना है तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जो ये मैट्रिक्स ए है तो कॉलम 2 कॉलम ए की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 4 5 6 पहले आ जाएगा और 1 2 3 बाद में चला जाएगा, और 7 8 9 जहां पे था वहीं पे रहेगा। यानी कि जैसी जरूरत हो वैसा काम हमें करना है। बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन मुझे रो में लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम कहीं भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो पूरा क्वेश्चन कॉलम पे लगाएंगे। उस कंडीशन में हम रो का यूज नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज एक साथ नहीं हो सकता, या तो ये होगा या वो होगा। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम या रो को मैं किसी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके उसी की जगह पे लिख दूं तो मैट्रिक्स के रिजल्ट पर यानी उसके इनवर्स के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसकी अगर मैं किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैं अप्लाई करता हूं R1, फर्स्ट रो में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2R1 का, यानी मैं R1 की जगह पे उसी रो को डबल करके लिख दूं तो मुझे कोई फर्क, क्योंकि मैं किसी भी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बस जीरो नहीं ले सकता। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे जो ये मैट्रिक्स मिलेगी R1 को मैंने सिर्फ R2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कहीं पे कोई वर्क नहीं कर रहा हूं, तो R1 वाली लाइन यानी कि इस फर्स्ट वाली लाइन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, और बाकी का जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रह जाएगा। ये काम रो में भी किया जा सकता है, सेम यही वर्क कॉलम में भी किया जा सकता है। सपोज करिए मैं अप्लाई कर रहा हूं कॉलम 2 को रिप्लेस्ड बाई 1/2 कॉलम 2 से, यानी कॉलम 2 को मुझे अब आधा कर देना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुझे क्या मिलेगा, जो ये मैट्रिक्स 1 है इसमें मुझे सिर्फ कॉलम 2 को चेंज करना है, इस वाले कॉलम को, तो बाकी मुझे सब कॉपी कर लेना है। 1 2 3 मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको जब मैं हाफ करूंगा तो 4 का हाफ 2 आ जाएगा, 5 का हाफ 5/2 होगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, और बाकी है 7 8 9। ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से यहां भी वही ऑप्शन है, चाहे आप रो लगाइए और चाहे आप कॉलम लगाइए। अगर रो लगाओगे तो कॉलम यूज नहीं कर सकते, और अगर कॉलम लगाओगे तो रो यूज नहीं कर सकते। इसका यूज क्या है, जनरली जब हम इनवर्स निकाल रहे होते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे एलिमेंट को जीरो बनाने की जरूरत पड़ती है। अब जीरो बनाने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कहीं पर मान लीजिए मुझे 1 लिखा है और मुझे उसकी जगह पे 0 लिखना है, तो मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे मना किया गया है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नॉन जीरो से हो सकता है। तब मैं क्या करूंगा कि मुझे 1 के साथ कोई ऐसा रो बना देना है कि उसमें भी 1 हो जाए, यानी मुझे 2 एलिमेंट इक्वल कर लेने हैं। तो मैं 1 में से 1 को माइनस करूंगा, मुझे 0 मिल जाएगा। अगर 2 दिया है तो मुझे 2 इक्वल करना होगा, 5 दिया है तो मुझे 5 इक्वल करना होगा, तभी मैं 0 बना सकता। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज करिए ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, अब इसमें मुझे इस 3 की जगह पे 0 लाना है,
तो मैं 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जस्ट उसके बगल वाला नंबर 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा जो कॉलम रिप्लेसमेंट है वो बन जाएगा C1 रिप्लेस्ड बाई C1, यानी कि C1 को यानी फर्स्ट कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, A की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 2 4 6, और नेक्स्ट मेरे पास है 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, अब ये 0 बनाया जा सकता है। मैं इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इसकी जगह पे 0 मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम आपको बार बार करने पड़ेंगे, और उसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन बाय नॉन जीरो नंबर है, ये ऑपरेशन बहुत ही यूजफुल होता है। बस ध्यान आपको वही रखना है, अगर रो लिया तो कॉलम नहीं लूंगा, और कॉलम लिया तो रो नहीं लूंगा। थर्ड ऑपरेशन है मेरे पास द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। अगर मैं किसी मैट्रिक्स की किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे मैट्रिक्स की किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो उस मैट्रिक्स के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका इनवर्स हमेशा सेम आएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर मैं रो यूज कर रहा हूं तो केवल रो यूज करना है, और कॉलम यूज कर रहा हूं तो केवल कॉलम यूज करना है। इसीलिए ऑपरेशन 6 हैं लेकिन लिखे 3 ही गए हैं, यानी 3 रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से देखना चाहूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट कर लूं कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 0 1 4 5 1 2, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब यहां पे इसने कहा मैं इसकी किसी भी रो को किसी अदर रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। ऐड में यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही होता है, बस सिर्फ साइन बदल जाता है। तो जब मैं किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, सपोज करिए मैंने पहली रो को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ध्यान आपको रखना है जिस रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अदर रो में मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो R1 तो मुझे यही रखना है। अब मैं चाहे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बाकी जो बची हुई 2 रो हैं इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी नंबर से, और फिर इसमें मैं ऐड कर सकता हूं। सपोज करिए मैंने R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको ऐड कर दिया, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो ये वाली रो है हमारी, इसके सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और R1 में ऐड हो जाएंगे। तो फिर मुझे जो रिजल्ट मिलेगा R1 की जगह पे वो क्या मिलेगा, ये 4 हो गया और 1 में 4 ऐड हो करके यहां पे मुझे 5 मिल जाएगा। ये 2 1 जा 2 हो गया और 0 में 2 ऐड हो करके 2 मिलेगा। ये 1 2 जा 2 हो गया और 5 में 2 ऐड हो करके 7 मिलेगा, और बाकी के जो जैसे रिजल्ट थे वो वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा करने से इसका जब लास्ट में रिजल्ट निकलेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मैं इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकता हूं। अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो यहां पर भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करूंगा उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, उसमें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उसको छोड़कर बाकी किसी में। तो अब C1 मैंने लिया इस कॉलम को, तो मैं C2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, C3 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर मैं C1 में ऐड कर सकता हूं। तो चलिए मैं C1 में ऐड कर रहा हूं, C2 को चलिए अब कि मैं C3 से ऐड कर देता हूं, 2C3 से, यानी कि इस थर्ड वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे फर्स्ट में ऐड कर देना है। तो फिर मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, C1 को रिप्लेस कर रहा हूं, यानी कि जो ये फाइनल रिजल्ट आएगा वो मुझे C1 की जगह पर ही लिखना है और कहीं मैं नहीं लिख सकता, यानी C2 और C3 को मैं टच भी नहीं कर सकता। तो C1 की जगह पे मैं लिखूंगा क्या,
C1 यानी ये लाइन और प्लस C2 यानी इस लाइन का डबल ऐड करके। तो 5 2 जा 10 और 1 यहां पे 11 आ गया, 1 2 जा 2 और 2 यहां पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 यहां पे 7 आ जाएगा। और बाकी के जो नंबर हैं 0 1 4 5 1 2 ये वैसा ही लिखा रह जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये काम बहुत ही केयरफुल होकर करना होता है क्योंकि बहुत जल्दी इसमें गलती हो जाती है। तो अगर आप गलती से बचना चाहते हैं तो माइंड को कंसंट्रेट रखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो आपकी गलतियां भी दूर होती रहेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस काम की जरूरत क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो कई बार हमको कई एलिमेंट्स को जीरो करने की जरूरत पड़ेगी। तो जीरो करने में जब मैं इक्वल तो कर लूंगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन फिर वो जीरो कैसे होंगे जब मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल अप्लाई होगा। सपोज करिए कोई मैट्रिक्स मेरे पास लिखी हुई है 1 2 3 4 5 1 2 1 2, ये मैट्रिक्स मेरे पास लिखी है। अब इसमें अगर मुझे कहीं पर जीरो करना, क्यों जीरो करना है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। सपोज करिए मुझे इस 3 की जगह पे जीरो करना है। अब आपको ये पहले से सोचना रहेगा कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं। तो मान लीजिए मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं। जब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो सारा काम मुझे वर्टिकली करना होगा, यानी कि ऐसे खड़े खड़े, यानी कि इस लाइन को इस लाइन के साथ या फिर इस लाइन को इस लाइन के साथ। लेकिन जब मैं रो में करूंगा तब मुझे ऊपर नीचे करना होगा, यानी हॉरिजॉन्टल वर्क करना होगा। तो इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के साथ या फिर इस वाली लाइन को, मतलब किसी के साथ भी मैं किसी के साथ का ऑपरेशन लगा सकता हूं। लेकिन अब जैसे मैंने यहां पे सपोज कर लिया, सोच लिया कि मुझे कॉलम को यूज करना है, तो कॉलम को यूज करने का मतलब मुझे इस 3 के साथ जो बचे हुए कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है, इन दोनों में से किसी भी जगह पर 3 चाहिए, क्योंकि जब तक वो 3 नहीं आएगा तब तक ये 3 जीरो नहीं हो सकता। तो अब यहां पे देखिए कौन सा काम आसान रहेगा आपके लिए। इस 2 को 3 बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि 2 को 3 बनाने के लिए मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो जाएगा, बट ये 2 गड़बड़ हो जाएंगे, यानी इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन टफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, और इन पर भी 3 का मल्टीप्लीकेशन का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दूं, कॉलम 1 में माइनस करूं कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में मुझे यहां पे 0 मिल जाएगा। तो जरा देखिए क्या मिल रहा है मुझे कॉलम 2 को 3 से, तो 4 3 जा 12, और 1 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो -11 बचेगा। 5 3 जा 15, 2 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा, -13 बचेगा। 3 1 जा 3, और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 बचेगा। और बाकी का मुझे ऐसे कॉपी कर लेना है। तो ये देखिए एक 0 बन गया। इसी तरीके से केवल एक नहीं, बहुत सारे 0 बनाने पड़ते हैं। अभी तक जो काम मैंने सीखा है इन सब का यूज करना है मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इनवर्स फाइंड करने तो जा रहा हूं मैट्रिक्स का, लेकिन क्या वो इनवर्सिबल है, यानी कि क्या उसका इनवर्स निकल सकता है। तो ये कैसे पता चले? तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक डिफिनीशन देखते हैं। इफ कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर M, यानी सेम ऑर्डर, such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be inversible. Means इसका ये हुआ कि अगर मुझे कोई मैट्रिक्स पता हो तो उसके लिए मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स B ऐसी बना सकूं कि A और B का प्रोडक्ट या फिर B और A का प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो मैं इस केस में कहूंगा कि ये जो B है वो A का इनवर्स है। और
जो मैट्रिक्स ए है वो एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, और ए के इन्वर्स को लिखने का तरीका होता है कि ए के ऊपर -1 लगा दिया जाता है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर बी का इन्वर्स ए है तो मैं कह सकता हूं कि ए का इन्वर्स भी बी है। यानी कि इन्वर्स में क्या होता है कि क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इस डेफिनेशन की वजह से आइडेंटिटी बना देता है, यानी कि 1 बना देता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है जिसकी वैल्यू 2 3 1 2 है, एंड कोई मैं दूसरी मैट्रिक्स बी ले लेता हूं 2 -3 -1 एंड 2। ये दो मैट्रिसेस है मेरे पास। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है। तो इन्वर्सिबल होने के लिए मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट, चाहे मैं ए से बी को प्रोडक्ट करूं या बी से ए को प्रोडक्ट करूं, आपको पता होगा कि जनरली ए का बी से प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट अलग अलग आता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, दोनों केस में आई ही आएगा। चेक करता हूं मैं, ए और बी का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 2 1 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 -1 -3 और 2 को। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब इसकी रो को कॉलम से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -3 हो जाएगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 और -3 -6 एंड 3 और 2 +6 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 2 और -2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -3 + 4। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1, यहां 0 और यहां पे 1, और ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से अगर मैं BA का मल्टीप्लाई करूं, यानी कि पहले B लिख लूं 2 -1 -3 2, और बाद में A लिखूं यानी कि 2 1 3 2, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सेम होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 2 जा 4, फिर -3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन -3, फिर 2 3 जा 6, -3 और 2 का -6, फिर सेकंड रो का -2 और +2, फिर सेकंड कॉलम से -3 + 4। रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, देखिए 1 0 0 1, और ये भी मुझे आई मिल गया। इसका मतलब यहां पे क्या आया कि ये AB = BA और ये = आई है। तो मैं लिख सकता हूं हेंस मैट्रिक्स A इज इन्वर्सिबल। तो अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े कि मुझे इन्वर्सिबल पता करना हो कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है या नहीं, तो मुझे सीधे उसका इन्वर्स निकाल करके चेक कर लेना। तो यहां पे हम लोगों ने यह सीख लिया कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। इस इन्वर्सिबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर 4 नंबर के लिए पूछी गई है, कई बार, दसियों बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। यह हमारी थ्योरम है कि AB कोई दो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैं, तो मुझे शो करना है कि AB के प्रोडक्ट का इन्वर्स = B इन्वर्स × A इन्वर्स होता। इसको जब मैंने बोर्ड कॉपी चेक की है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अक्सर होता क्या है, बच्चे A और B की जगह पे कोई मैट्रिक्स लेट करके सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें उनको 3-4 पन्ने लगाने भी पड़ते हैं और नंबर भी उनको पूरे नहीं मिलते, क्योंकि यहां पर मुझे उनको इसको मैट्रिक्स लेट करके नहीं लगाना है। मैट्रिक्स में मुझे उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना। प्रॉपर्टी में क्या यूज करना है, अभी मैंने आपको इन्वर्सिबिलिटी की डिफिनीशन लिखाई, क्या बताया, कोई मैट्रिक्स अगर दूसरे के साथ प्रोडक्ट में आई बना देता है तो फिर इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल हो जाती है। तो इसको प्रूव करने के लिए बाय द डेफिनीशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या होती है डिफिनीशन, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में के इन्वर्स में
उसी का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अगर मैं ए बी के इनवर्स में ए बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट में मुझे हमेशा आइडेंटिटी मिलेगी, यानी कि 1 मिलेगा। आपको पता है कि किसी पर इनवर्स लगाने का मतलब होता है 1 अपॉन समथिंग, यानी अगर मैं x पे इनवर्स लगा दूं तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, और x को अगर 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट 1 आता है। लेकिन मैट्रिक्स की भाषा में हम उसको आइडेंटिटी या फिर आई बोलते हैं। अब अगर मैं इस रिजल्ट के दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब जो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको पहले लिखूंगा, यानी कि ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी से, और यहां पे ए बी का इनवर्स तो लिखा ही था तो यहां पे भी आ जाएगा ए इनवर्स आई। अब जरा देखिए, इस ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाए तो ये हुआ ए इनवर्स ए और बी अलग हो गया, और ये ए बी इनवर्स तो है ही, और ए इनवर्स को आई यानी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी में फर्क नहीं आता। अब यहां देखिए ए इनवर्स और ए ये दोनों मिलकर के आई बना देंगे, क्योंकि ए से ए कैंसिल होके 1 बचा और 1 की जगह हम आई लिख सकते हैं। और दूसरा मेरे पास है बी, सेम यहां पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, फिर वही चीज भाई, आई को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं यानी 1 को बी से मल्टीप्लाई करूं तो बी ही आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब फिर से यही काम कर दूं, यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इनवर्स, आपकी ए के मल्टीप्लाई करने के बजाय बी इनवर्स से कर दूं, प्री यानी पहले, तो बी इनवर्स इंटू बी, और ये तो मेरे पास है ही ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये बन गया बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो जब बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जगह पे ये आई बन जाएगा, और ये है मेरे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई यानी 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये बचा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, और यही मुझे प्रूव करना था। ये बहुत आसान थ्योरम है और 4 नंबर की पूछी जाती है, बस सिर्फ 2 बार, एक बार ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है और एक बार बी इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पे आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 1 हो यानी सेम नंबर आ जाएगा, और अगर किसी इनवर्स का उसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जगह पे आई आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आसानी से इसको किया जा सकता है। 1-2 बार आप इसको देखो लगाओगे, यह आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप अपने डाउट्स कभी भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर भी आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू कैसे निकाला जाता है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू लगाते हैं तो मेरे पास 2 तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एक रो ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग रूल हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का अलग रूल है और रो ट्रांसफॉर्मेशन का अलग रूल है। मैं दोनों को लिखता हूं, फिर दोनों के आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके थ्रू इनवर्स निकालने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है राइट ए इज इक्वल टू आई ए। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना होगा सबसे पहला स्टेप राइट ए इज इक्वल टू आई ए। इसमें ए की वैल्यू आपको दी होगी और आई की वैल्यू आपको खुद लिखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना आप जानते होगे सेम ऑर्डर की, मतलब अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई की जगह पे आप लिखोगे 1 0 0 1। अगर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप आई की जगह पे लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2x2 या फिर 3x3 से बड़ा कभी पूछा नहीं जाता, 2 ही कंडीशन पूछी जाती हैं। तो इनमें से जो भी हो
आई की जगह पे वो आप लिख दोगे। अब यहां पे 2 बार ए आएगा, इसमें एक ए की जगह पे तो जो मैट्रिक्स आपको दी होगी वो लिखोगे और एक ए को एज इट इज यानी कि जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ दोगे। तो दूसरा वर्क मैं क्या करूंगा, अप्लाई सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स ए एंड आई, यानी कि जब ये यहां से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसमें इस वाले ए और इस आई में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको 6 ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। उसी में से जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन रो के लिए हैं, यानी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आप एक रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर आप किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप इन दोनों में एक साथ लगाओगे और ये काम तब तक करते रहोगे जब तक इस वाले ए की जगह पर ऐसा न बच जाए, यानी आई ना आ जाए। तो भाई यहां ए की जगह कुछ करना नहीं है, यहां पे मुझे और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो सीधी सी बात है, इसके वैल्यू बदलती रहेंगी और इसकी वैल्यू बदलती रहेंगी। तो इसकी वैल्यू मुझे तब तक बदलनी है जब तक वो इसके जैसा ना आ जाए, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ना आ जाए। और जैसे ही ये आएगा तो फिर इस ए के पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो इस ए का इनवर्स हो जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। दूसरा वर्क हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो सारी चीज तो सेम होती है, लेकिन यहां पे जो ये मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू आई ए, यहां पे लिखना होगा a इज इक्वल टू ए आई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सेम वर्क वही है, सब कुछ मुझे इस ए और इस आई में तब तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहना है जब तक ये आई इज इक्वल टू बी ए न मिल जाए। और जैसे ही ये मिलेगा तो जो बी की वैल्यू होगी वही हमारी रिक्वायर्ड इनवर्स हो जाएगा ए के लिए। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखूंगा, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो a इज इक्वल टू ए आई लिखूंगा, यानी एक बाद वाले a को पहले कर दूंगा कॉलम के केस में और रो के केस में वो बाद में रहेगा। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इनवर्स मुझे निकालना है। तो इनवर्स निकालने से पहले मुझे सोचना है कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाता हूं। तो आपको पता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू आई ए। अब इस फर्स्ट वाले a की जगह पे मुझे मैट्रिक्स a को लिख देना होता है 3 7 2 5, और इस i की जगह पे ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पे आइडेंटिटी में 2 by 2 वाला लगाऊंगा और लास्ट में इस a को लिखा रहने दूंगा। अब मुझे दोनों डायरेक्शन में यहां पे और यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं। और उन रो ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है कि इस जगह पे और इस जगह, भाई आई बनाना है तो आई में डायगोनल 1 1 होता है, तो मुझे यहां 1 और यहां 1 चाहिए, और इन दोनों नंबर की जगह पे मुझे 0 चाहिए कैसे भी। तो यहां पे मुझे इस 7 की जगह पे भी 0 चाहिए और इस 2 की जगह पे भी 0 चाहिए। हमेशा जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इनवर्स निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तो हमेशा आप यही कोशिश करोगे, या तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करो या फिर इस कॉर्नर से स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने का मतलब कि मुझे उसको 0 लाना है। तो यहां पे देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने जा रहा हूं, मतलब मुझे ऊपर नीचे कैलकुलेशन करनी है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेशन मुझे साइड बाय साइड करनी होती है। तो जब ऊपर नीचे में भाई यहां 3 है यहां 7 है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं वो 7 बन जाए, या 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 3 बन जाए। लेकिन मेरे पास एक काम है, अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 की जगह पे 1 आ जाएगा। देखिए क्या मिलेगा मुझे, इस 3 की जगह पे तो 1 मिल जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर, और इस 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/3 होगा, और बाकी मेरे पास क्या बचा 7 5।
लेकिन जो काम हम एक साइड में करते हैं वो काम मुझे दूसरे साइड में भी करना पड़ता है। तो यहां पर भी मुझे वही काम अप्लाई करना है, यानी कि R1 यानी फर्स्ट वाली लाइन को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/3 और 0 से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 0 1 है और 1। अब देखिए मेरे पास इजी हो गया। अब मुझे इसको 0 करना है, ऊपर 7 है, यानी कि मैं R2 यानी इस 7 वाली लाइन को रिप्लेस कराऊं किससे, इसके अलावा किसी लाइन में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ऊपर वाली लाइन में यानी कि मैं R2 में से माइनस करूंगा 7R1 को, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इस लाइन को 7 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में से माइनस कर देना है। तो जरा रिजल्ट देखिए क्या बचेगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लिख लिख के कर सकते हो। लिख के करने का मतलब थोड़ा सा रेफर करिए जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। कैसे, देखो मुझे R2 में माइनस करना है, सबसे पहले R2 लिख लो। तो R2 वाली लाइन मेरे पास क्या है, यहां पे है 7 5 और यहां पे है 0 1। अब R1 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 में 7 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 14/3 आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7/3 आएगा, और 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर क्या करना है, मुझे माइनस करके R2 की जगह पे लिखना है। तो R2 की जगह पे लिखने का मतलब R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो R1 को कॉपी कर लो, वो है मेरे पास 1 2/3 1/3 0। और यहां पे मुझे जो वहां से सब्ट्रैक्शन से बचे, तो जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए। 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 0। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और 5 का गुणा 15, 15 में से 14 निकल गया 1/3। यहां पे बचेगा माइनस का 7/3 और यहां पे बचेगा 1। ये आप लिख दीजिए, 0 1/3 माइनस का 7/3 और 1। ये मुझे 0 मिल गया। अब मुझे ऊपर वाले पार्ट में 0 चाहिए, यानी इस कॉर्नर पे, यानी R1 में 0 चाहिए। और आप खुद देख लो, ये 2/3 है और ये 1/3, यानी अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2/3 हो जाएगा। तो बस इसी रिप्लेसमेंट को यहां लगा दो। R1 की जगह पे मुझे क्या करना है, R1 माइनस 2R2। तरीका फिर से वही है, अपने कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रफ वर्क। मतलब R1 मुझे माइनस करना है, मैं पहले R1 लिख लूं। तो R1 मेरे पास क्या है, 1 2/3 1/3 और 0। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं R2 को। तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 2/3। यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7 2 जा 14/3 और 2। फिर मुझे इन दोनों को माइनस करना है। तो जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहां तो बचा 1 और यहां पे बचा 0। माइनस करने से इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15/3, यानी कि 3 5 जा 15, 5 बचेगा और यहां पे बचेगा -2। ये उठा के आप लिख दीजिए। तो ये रहा 1 0 और यहां पे रहा 5 -2। सेकेंड रो में कोई मुझे छेड़छाड़ करनी नहीं है, वो है 0 1/3 माइनस का 7/3 और 1। अब जरा देखिए, दोनों कॉर्नर 0 आ चुके हैं मेरे पास, ये 1 आ चुका है। आइए बन जाएगा अगर इस 1/3 की जगह पे भी 1 आ जाए। तो ये सेकेंड रो है, 1/3 को 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये बन जाएगा। तो देखिए 1 0 0 1 बन चुका। इधर भी R1 तो कॉपी कर लीजिए, 5 और -2, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 और यहां पे बचेगा 3 और इंटू ए। ये I हो गया, ए मेरे पास दिया है और यहां पे कोई नई मैट्रिक्स यानी कि B आ गई। देयरफॉर जो यही B वाली वैल्यू होती है यही इनवर्स होती है, यानी कि 5 -7 -2 एंड 3, और यही हमारा इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। आंसर चेक करने के लिए उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिलेगा, यानी 1 0 और 0। यहां पे कोई जरूरी नहीं है
कि जो तरीका मैंने अप्लाई किया है आप इसी तरीके को अप्लाई करें। आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ भी सोचने का मतलब मुझे इन दोनों कॉर्नर पे 0 लाना है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 3 को 1 बना के इसमें से किया, आप इसको 1 बना के उसमें से कर सकते हो। कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए। मैंने रो में किया, आप कॉलम में कर सकते हो। मैं कॉलम में करूं, आप रो में कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी मैंने एक क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाया था, अब इसको मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लगाता। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लगाऊंगा तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है, जहां पे मैं आई ए लिखता हूं वहां पर अब मैं ए आई लिखूंगा। ए की वैल्यू है मेरे पास 0, -3, -6 एंड 5 इज इक्वल टू, ए के साथ मुझे कुछ करना नहीं है और आई की जगह पे 1 0 0 1। अब इसमें मुझे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहना है जब तक यहां आई ना आ जाए, मतलब ये वैल्यू इधर ना आ जाए। तो इसको आने के लिए मैंने अभी तरीका क्या सिखाया, मुझे ये 2 कॉर्नर 0 चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से मुझे पहला नंबर 0 मिल रहा है और मुझे पहले नंबर की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कॉलम को मैं किसी भी कॉलम से या रो को मैं किसी भी रो से पहला रूल इंटरचेंज करा सकता हूं। तो यहां चूंकि मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहा हूं, तो कॉलम का मतलब साइड बाय साइड। तो मैं अगर इसमें से फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करा दूं सेकंड कॉलम से, तो ये 0 हट के अपनी जगह चला जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, ये -6 और 5 पहले आ जाएगा और 0 -3 बाद में चला जाएगा। तो जो काम इधर हुआ है वो काम इधर भी होगा, यानी कि ये 0 1 पहले आ जाएगा और 1 0 बाद में चला जाएगा। अब एक मुझे सही नंबर मिल चुका है। अब दूसरा सही नंबर मुझे क्या चाहिए, इस 5 की जगह पे मुझे 0 लेना है। और इस 5 की जगह पे 0 कब आ सकता है, जब यहां पे 1 होता तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करा लेता। तो ये 1 कैसे बनेगा, ये कॉलम सेकंड है। कॉलम सेकंड को अगर मैं 1/3 कर दूं, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, -6 5। 0 को 1/3 से करोगे 0 ही रहेगा और यहां पे 1/3 से करोगे तो -1 आ जाएगा। और इधर फर्स्ट कॉलम के साथ कुछ करना नहीं है, लिख दिया। सेकंड कॉलम को मैं 1/3 कर रहा हूं, ये 1/3 और ये 0 हो गया। अब मुझे इस 5 की जगह 0 चाहिए, तो कॉलम फर्स्ट में मैं क्या करूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, 5c2। ऐड क्यों कर दूं, क्योंकि इसका साइन पहले से माइनस है, तो ऐड करने पे माइनस रह जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा तो ये प्लस चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। अब वर्किंग क्या है, C2, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहां भी आप रफ वर्क कर सकते हो जैसे मैंने अभी पहले सिखाया था। ये 0 हो गया। अब 6 में 0 ऐड करोगे तो -6 ही रहेगा और यहां पे 0 ऐड करोगे 0 हो जाएगा। और इधर मैंने कुछ किया नहीं है, तो वो आपको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, इज इक्वल टू A। ये काम इधर भी करना है। C2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 आया। अब इसमें 0 में ऐड करोगे तो ये 5/3 हो जाएगा। ये 0 ही रहेगा तो फिर इसकी जगह पे 1 ही आएगा और नेक्स्ट नंबर है 1/3 और 0। अब देखिए सारा नंबर सही हो गया, बस मुझे -6 की जगह पे 1 चाहिए और -1 की जगह पे भी 1 चाहिए। तो ये काम कैसे हो सकता है, अगर मैं C1 को रिप्लेस करा दूं 1/6 C1 से और C2 को रिप्लेस करा दूं -C2 से, यानी C1 फर्स्ट कॉलम को मैं 1/6 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन माइनस में है तो मुझे -1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और C2 को मैं -C2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या बचेगा, -1/6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 कैंसिल होके 1 बचेगा और 0 से किसी को भी करो 0 आता है। यहां भी 0 होगा और यहां पे प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, A। और I की जगह पे 5/3 को जब -1/6 से मल्टीप्लाई करोगे,
ऐसे चेक कर लीजिए, 5/3 को आप -1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में मुझे मिलेगा माइनस का 5/18 और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस का 1/6 और सेकंड में सिर्फ साइन ही चेंज हो रहा है तो माइनस का 1/3 और ये 0 का 0 ही रह गया। तो जैसे ये i बना उधर वाली वैल्यू तुरंत इनवर्स हो गई। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 5/18 माइनस का 1/6 माइनस का 1/3 और 0, यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी आपको देखने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। 2/2 की मैट्रिक्स से इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बता दिया है। इसका यूज करके आप अपने बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज में शुरुआत के मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिए हैं वो 2/2 के दिए हैं, फिर आधी एक्सरसाइज के बाद 3/3 के क्वेश्चन आएंगे। 3/3 के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल की दूसरी वीडियो में मैं 3/3 के एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तब तक आप 2/2 के एक्सरसाइज दोनों मेथड से यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन से और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लगा करके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक आप इन पर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे 3/3 के क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप इस 2/2 को अच्छे से लगा लीजिए और 3/2 की मैट्रिक्स के लिए कल तक का वेट करिए। फिर कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।